हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ मुकेश अतुला और आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं और जैसे कि आज का टॉपिक देख रहे हैं कि फिर हम उन डिफरेंट फार्मूलाज पे क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम जो हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी होगी कि मोशन कहते किसे हैं। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन है। और इसके अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट कैसी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन आपको बोलनी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे तो आप उसे बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पर बना हुआ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे वो कैसा है, रेस्ट पर है। इसके बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें किसी बर्ड की, तो अगर वो बर्ड फ्लाई कर रही है तो आप बोलोगे कि वो कैसा है, वो मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज करने पे लगी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी ट्रेन की, किसी बस की बात कर रहे हैं और अगर वो ट्रैवल कर रही है, मीन्स चल रही है, तो आप कहेंगे कि वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन हर टाइम, हर सेकंड बाद क्या होने पे लगी हुई, चेंज होने पे लगी हुई। और इसके अपोजिट अगर यही चीज़ें ट्रेन है या बस है, वो अपने एक स्टेशन पर क्या कर रखे हैं, स्टॉप पोजीशन पर है, यानी कि रुके हुए हैं। अगर वो काफ़ी दिन से या काफ़ी घंटे से वो एक ही जगह पर है तो आप बोलोगे ये चीज़ें क्या कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास दो टॉपिक्स आते हैं। दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दो टर्म्स के बारे में समझना होगा। एक टर्म यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पर आती है जिसे हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के सीनियर क्लासेस में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। तो हमें यहाँ पर बात करनी है स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, इनकी कोई भी क्या होती है, हमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होता, तो वो सारी क्वांटिटीज़ किसके अंदर आती हैं, स्केलर के अंदर आती हैं। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, आपके पास स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी क्वांटिटी किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी स्केलर के अंदर आएंगी, क्योंकि इनका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और दूसरे में अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करोगे तो इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो होंगी, प्लस इसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी कि भाई हम इस डायरेक्शन से आए हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना है तो वो एग्जांपल आपके पास सबसे बेस्ट है आपका वेलोसिटी, कि भाई वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई इसका डिफरेंस पूछे कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल से बताना है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका क्या होता है, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। नेक्स्ट, ये टॉपिक्स मैं आपको बस जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मेन मोटिव हमारा किसका है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आएगा, स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, ये कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये टर्म है एक्सीलरेशन। तो मैं शॉर्ट उसमें आपको इनको समझाता हूँ कि इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की।
तो स्पीड की अगर आप लोग बात करोगे तो स्पीड का सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेफिनेशन इसकी आपकी यहीं से बन जाएगी कि आपने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्पीड बन जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है, अभी हम इसको न्यूमेरिकल्स करके भी देखेंगे। दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। तो उस एसआई यूनिट को आपने क्या करना है, रटना नहीं है, कभी भी रटने की कोशिश मत करना, इनको आपने क्या करना है, डिराइव करके निकालना सीखना है। कभी बाई चांस की बात है अगर आप भूल भी जाओ तो आप उसको निकाल सकें। जैसे यहाँ पर स्पीड की एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। तो उसके हिसाब से इसकी एसआई यूनिट कितनी बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये तरीके आपको सीखने, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप उसकी एसआई यूनिट को ईजिली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। रटाफिकेशन कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। रट के फिजिक्स कभी नहीं आती, ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड यहाँ पर आपके पास है टॉपिक वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी स्पीड का ही भाई है, वेलोसिटी स्पीड का ही भाई है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम डिस्टेंस की जगह क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, और टाइम तो हमारे पास यही रहेगा। बस इतना सा इसमें फ़र्क आता है कि वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी दोनों की अगर बात करेंगे तो इसकी भी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की भी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप किसी ए पोजीशन पर हो और आप 100 मीटर की लेंथ कवर करते हुए बी पोजीशन तक पहुँचते हो। तो ये जो एक्चुअल लेंथ आपने ए से बी तक पहुँचने में कवर करी है, यही हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। तो डिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने के लिए आपने जितनी भी लेंथ कवर करी होगी उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब सिमिलरली इसमें एक दूसरी टर्म आपको यूज़ करनी है, उसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि सेम यूनिट है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर भी आप समझिए कि सपोज आप ए से कुछ लेंथ कवर करते हुए बी तक पहुँचते हैं, लेकिन इस बार आपके पास ए से बी तक जाने के कुछ 3 रास्ते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि कौन सा पाथ ए से बी तक पहुँचने के लिए क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक आपको पहुंचाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर सिंपल सी पोजीशन डेफिनेशन क्या होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, तो आपके इस घर से स्कूल तक जाने के मान लीजिए 2-3 रास्ते हैं, तो सबसे कम समय आपको जिस रास्ते से जाने से लगता है वही आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपके पास डिफरेंस आता है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है कि हमने किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना एक्चुअल लेंथ कवर करा, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, मीन्स कितने टाइम में आपने कितनी वेलोसिटी को चेंज किया, कितने रेट से आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वही हमारी क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन बन जाता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर जब भी हमें किसी चीज़ में चेंज निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको फाइनल वेलोसिटी फाइनल पता होनी चाहिए और उसकी इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता होगी, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी और कितना टाइम उससे चेंज करने में आपको लग रहा है। एक बात का ध्यान रखना, अब हम सिंबलाइज भी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से डिनोट करते हैं, और टाइम को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, t से। तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और नोट भी करते रहिए साथ साथ। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से एक बार बताता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इसका फॉर्मूला है। चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से, टाइम को t से और एक्सेलरेशन को a से। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद
जब अब हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता लग चुका है, स्पीड के बारे में पता लग गया, डिस्टेंस के बारे में पता लग गया, अब सब चीज़ों के बारे में पता लग गया, तो अब एक आधा इसके हम सैम्पल प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है। मान के चलिए कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ए पोजीशन पे रखा हुआ, ठीक है, और ए पोजीशन से, यानी कि यहाँ पर कोई बॉय है, कोई कार है, एक पोजीशन पे एक कार रखी हुई है जो आपकी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए बी पोजीशन पर पहुंचती है 3 आवर्स में। ये कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। आपके पास एक कार है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, टोटल डिस्टेंस भी दे रखा है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, 3 आवर्स में पहुंचती है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी कार, ये कार 1 है, और सिमिलरली हमारे पास एक कार 2 है, ये भी सेम पोजीशन, उसी डिस्टेंस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचती है 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। सेकंड कार के लिए मतलब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए, और इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स लगते हैं। तो कंडीशन ऑब्वियसली आपको समझ में आ रही होगी। एक कार 1 है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचने में 3 आवर्स लेती है, और दूसरी कार है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचने में 4 आवर्स लेती है। हाँ, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि कार 1 ज़्यादा तेज़ चल रही है या कार 2 ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो तेज़ चलने का मतलब यहाँ पर आपको क्या निकाल के बताना है, इसकी स्पीड निकाल के बतानी है। तो फर्स्ट कंडीशन से भी इसकी स्पीड निकाल देते हैं और सेकंड कंडीशन से भी इसकी स्पीड निकाल देते हैं, और दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी आपको आंसर मिल जाएगी, कार फर्स्ट ज़्यादा तेज़ चल रही है या कार 2। तो यहाँ पर आपके पास स्पीड का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आपके पास, 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 3 आवर्स। इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, यानी कि फर्स्ट कार के लिए आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड कार के लिए जब आपने फॉर्मूला लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस आपके पास है 180 किलोमीटर, और टाइम कितना है आपके पास, 4 आवर्स। इसे कैलकुलेट करते हैं, 4 4 जा 60 और 4 5 जा 20, यह आ जाएगा आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर से आप आराम से देख के पता लगा सकते हो कि 45 किलोमीटर जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि कार 2 ज़्यादा तेज़ चल रही है या कार फर्स्ट, तो आपका आंसर होगा जो सेकंड कार है उसकी स्पीड क्या होगी, मोर होगी, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होगा या ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा, इस तरीके। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से भी आपके पास क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बस है जो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच रही है, और ए से बी तक पहुंचने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। ये पहली कंडीशन है आपकी, ठीक है। और वही सेम बस फिर बी से वापस ए पोजीशन पर रिटर्न बैक आती है, मीन्स अगले दिन वापस आती है, कितने घंटे में डिस्टेंस कवर करती है, 250 किलोमीटर का ये आपके पास डिस्टेंस है, लेकिन टाइम जो उसको लगता है वो कितना आवर्स है, 5 आवर्स है। सेम मतलब आपसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक बस है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, यानी कि 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5 घंटे में पहुंचती है, और फिर उसी जगह से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5 आवर्स में। तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, वो आपसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। और दूसरा उन्होंने आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, निकाल के बतानी है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हम किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, जब हम उसके बारे में टोटल चीज़ों के बारे में पता होता है। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, फिगर को देख के पता लगाइए, 250 किलोमीटर जाने का और 250 किलोमीटर वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर मेरे ख्याल से, 250 + 250, और अपॉन टोटल टाइम 5 घंटे जाने के 5 घंटे आने के, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर्स, ठीक है। ये आपको पता लगाना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया, आपके पास कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक। सेकंड आपको यहाँ पर निकाल के बताना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी एवरेज स्पीड के जैसा ही होता है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला कितना बन के आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना आपको लगा वो आपको निकाल के बताना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पर घूम फिर के वापस आ जाता है तो उस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमकर अपनी इनिशियल पोजीशन पर किया जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इस केस में वो बस ए से लेके बी तक गई और बी से वापस ए पर आ रही है, यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ रही है। तो इस केस में इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। भले ही टाइम उसको 10 आवर्स लगे, और इस हिसाब से आपकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। इस क्वेश्चन में आपको ये समझना था। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं और एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना निकल के आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और एग्जाम में आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने डिराइव करके सिखा रखी है, एल्जेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इन टॉपिक्स को यूज़ करते हुए, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्हें अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर बात याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो u आपके पास होता है, इसे आप लोग इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है। जो v होता है ये आपके पास कहलाती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। s जो है यहाँ पर वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस। सभी सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर रहे हो। a यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, और t यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टाइम। अब ये तो आपको सिंबल्स तो पता लग गया कि u, v, s, a, t यहाँ पर क्या है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन से आप कैसे निकालोगे, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा होगा। एक चीज़ का बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा आए कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक बस है और वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या फिर वो शुरुआत में रुकी हुई है और आपने उसको स्टार्ट करा, तो उस केस में आपको u को हमेशा कैसा लेना है, 0। क्योंकि इनिशियली जो आपकी गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसी पोजीशन पर था, रेस्ट पोजीशन पर था, तो आपको उस केस में u को हमेशा क्या लेना है, 0 लेना है। बात जरा ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से समझ लेना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसे वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, तो उस केस में आपको u को कितना लेके बताना है, 0 लेना है। सेकंड, अगर आप ऐसे कहें कि कोई बॉडी है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल, वो चल रही है और फाइनली स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद अगर वो रुक जाती है, तो उस केस में आपका जो u है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन जो आपकी v है वो कितनी होगी, आपके पास 0 के बराबर होगी। ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। जब कोई बॉडी पहले से ही चल रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो ट्रैवल करा है, और फाइनली जब वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, चाहे आपने ब्रेक्स अप्लाई कर या किसी भी वजह से, तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज फॉर्म में गिवन होगी, आपको उससे मीनिंग निकालना है कि भाई कौन सी चीज़ें कब पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसमें u 0 होगा, अगर कोई चलती हुई बॉडी सडनली स्टॉप हो रही है तो उस केस में आपका कौन 0 होगा, v 0 होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी। दूसरी बात, अगर आप किसी बॉडी को स्टॉप कर रहे हो, जैसे कोई गाड़ी पहले से ही चल रही है और वो कुछ टाइम बाद क्या होती है, आप ब्रेक्स अप्लाई करके उसको रोक रहे हो, तो उस केस में आपके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। और इसे एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हमने नाम दिया है यहाँ पर रिटार्डेशन। इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा के रखना कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन रहेगी कि आपको किसका निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन निकालने का मतलब है वैल्यू आप एक्सेलरेशन की ही निकालेंगे, लेकिन वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि कई बार आप क्वेश्चन को अपने आप ही चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही करा है कि नहीं किया। इमेजिन करो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है और उस केस में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ना निकाल के प्लस निकाल के आ रहे हो, तो आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर गलत हो चुका है।
चुका है, क्योंकि रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। ये चीज़ आपको समझती है। तो उम्मीद है आपको ये कुछ सिंबल समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए और इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपसे ध्यान से समझेंगे और समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर दे रखा कि एक स्कूटर है हमारे पास, वो क्या कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और 10 सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, 10 सेकंड बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसमें आपको एक्सेलरेशन निकाल के बताना है उस स्कूटर का, जो 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा चलते हुए। ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखना है u हमारे पास यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में u कितना होगा, 0। वो स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, पहले 0 था क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करा, और 10 सेकंड बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 10 सेकंड बाद वो स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0, v 36 किलोमीटर पर आवर और t आपके पास यहाँ पर है। तो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम तो हमारे पास सेकंड में है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक को। यहाँ पर जब भी आपको कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और आप उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बस सिंपली उसको 5/18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कैंसिल किया, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड क्या बन जाएगी, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक है, आपको और चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से समझ में आएगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस क्वांटिटी को जिससे आपने चेंज करना है उसे 5/18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वाइस वर्सा, अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी को 18/5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अप्लाई करते हैं इसे। अभी हम लोगों ने पीछे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से आप रख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी निकाली आपने, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 0, और कितना टाइम लगा इसको कवर करने के लिए, 10। तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद आएगा 10 × 10 और ये आ जाएगा आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आपका आंसर सही है कि नहीं है तो उसे देख के पता लगा सकते हैं। क्यों, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इनकेस यहाँ पर रिटार्डेशन पूछा जाता और आपका आंसर माइनस में आता तो आंसर सही था, और अगर रिटार्डेशन के तौर पर +1 निकालते तो उस केस में आपका ये आंसर क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि सपोज हमारे पास एक बस है, वो डिस्टेंस कुछ मतलब कुछ ना कुछ पहले से ही मतलब कुछ चलने पे लगी हुई है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, और 20 सेकंड्स पर आपने उस पर ब्रेक्स अप्लाई करे और वो फाइनली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो फाइनली स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन है एक बस पहले से ही चल रही है मतलब, ठीक है, और आपने उस पर ब्रेक अप्लाई करो, ब्रेक अप्लाई करने के 20 सेकंड बाद वो गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही थी पहले। भाई रनिंग बस है तो उसका मतलब ऑब्वियसली बात तो पहले चल रही होगी। आपने उस पर ब्रेक अप्लाई करे और 20 सेकंड बाद वो गाड़ी क्या हो जाती है, फाइनली रुक जाती है। तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये आपको निकाल के बताना है। तो ठीक है, आपने देखा यहाँ पर क्या कंडीशन है, फाइनली स्टॉप हो रही है। तो फाइनली स्टॉप होने का मतलब भी यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर। आपको जो टाइम दे रखा वो टाइम आपके पास कितना है, 20 सेकंड है। और यहाँ पर क्वेश्चन में उसने रिटार्डेशन वर्ड यूज़ करके दे रखा, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई करी है तो जो रिटार्डेशन हो रहा है वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये माइनस साइन नहीं है, उसने सिर्फ दे रखा कि रिटार्डेशन हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये माइनस साइन हमको लगाना है क्योंकि हमें पता है कि ब्रेक मारने की वजह से स्पीड कम हो रही है। तो कम होने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। अब सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे को पता लगा कि इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v = u + at। v हमारे पास कितने के बराबर है, 0 के बराबर। u मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस साइन a कितना है, -2 इंटू टाइम हमारे पास कितना है, 20 सेकेंड। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0 u + -40,
यू की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकालनी है, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में भेज के प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके देखना और पता लगाना कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन से मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये लैंग्वेज फॉर्म में होगी। और अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो कि हमें क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, कैसे हमें निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसे रब करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस तरीके से मान के चलती है, कुछ इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, इस सरफेस पर स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी उन्होंने दे रखा कि एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन में हम लोगों को पहले से गिवन है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइनली रुकने के बाद कितने समय में, टाइम निकाल के बताना है कि 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल करता हुआ नीचे स्लाइड होते हुए आ रहा है और एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने समय बाद वो फाइनली स्टॉप हो जाएगा, वो फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इस तरीके। तो फाइनली रुकने का मतलब क्या है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, हमें इन्फॉर्मेशन दे रही कि फाइनली स्टॉप, तो स्टॉप का मतलब v इज इक्वल टू 0। फिर से सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी तो हमें पता लग रहा है कि हमें क्या लगाना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा काम बन जाएगा, v कितने के बराबर है, 0, u आपको दे रखा है 0.5 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू का साइन लगा के टाइम हमको निकालना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उन्होंने माइनस में दे रखी है, आपको गिवन है कि माइनस, तो यहाँ पर ये साइन प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो 0.5 t इज इक्वल टू 0.5 के बराबर, और t की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी 0.5 अपॉन 0.5, और डेसिमल से यहाँ पर डेसिमल आप लोग कैंसिल कर दीजिए, आपके पास टाइम कितना आ जाएगा निकल के, 1 सेकेंड। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस शर्त ये है कि हमें उन्हें समझना आना चाहिए। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई पता नहीं कैसे हम सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने इतने सारे सैम्पल प्रॉब्लम्स करे, आप पूछिए अपने आप से क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमें सिर्फ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है, उसमें से क्या क्या चीज़ें गिवन है वो चीज़ें हमको क्या करनी है, निकाल के देखनी है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चंस को लिख लें, उस तरीका यही करने का, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखिए, उसके बाद जिस चीज़ को निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए, अब देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ें नहीं है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, 101% आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हमने देखा कि मोशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखी। इनका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया क्योंकि हम पहले वीडियोज़ में इनको डिराइव करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने इनके और इन पे बेस हमने न्यूमेरिकल्स सीखे। इन सबको ट्राई कीजिए, वीडियोस को देखिए अच्छे तरीके से, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये टॉपिक समझ आए, उसको रेमेडियल क्लासेस लेके हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।